फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर मोमबत्ती की रोशनी इस तरह कांप रही थी मानो सिया का भरोसा डगमगा रहा हो। नताशा के उन शब्दों ने पेरिस की उस हसीन रात को एक पल में बर्फीले तूफान में बदल दिया था। सिया ने अपना हाथ धीरे से आर्यन के हाथ से छुड़ाया और उसकी आंखों में छिपे सच को तलाशने लगी। आर्यन, ये क्या कह रही है? सिया की आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी बड़े धमाके से पहले आती है। क्या कोई ऐसी शर्त है और भी है जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता? आर्य ने नताशा की तरफ एक खूंखार नजर डाली, मानो वे उसे वहीं जिंदा दफना देगा। उसने तुरंत सिया का हाथ फिर से पूरी ताकत से जकड़ लिया। सिया, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। ये औरत सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई है। गार्ड्स, बाहर फेंको इसे। जैसे ही आर्यन के विदेशी गार्ड्स नताशा को पकड़ने आगे बढ़े, नताशा जोर से हंसी। भाग लो आर्यन, सच से कितना भागोगे? सिया, अपने इस जुनूनी पति से पूछो कि इसके पिता की वसीयत का वो चौथा पन्ना कहाँ है, जिसे इसने कोर्ट में जमा ही नहीं किया। उस पन्ने के मुताबिक अगर आर्यन 26 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करता तो रायचंद एम्पायर्स का कंट्रोल सीधे मेरे परिवार के हाथ में आ जाता। इसने तुमसे प्यार नहीं किया सिया, इसने सिर्फ अपना साम्राज्य बचाया है। सेट अप, गेट आउट ऑफ हियर। आर्यन इस कदर चिल्लाया कि पूरा रेस्तरां गूंज उठा। गार्ड्स ने नताशा को लगभग घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया, पर उसके जाने के बाद भी उसके शब्द कमरे में गूंज रहे थे। होटल के पेंट हाउस में वापस आने के बाद सिया ने अपनी गाउन चेंज नहीं की। वह बस खिड़की के पास खड़ी एफेल टावर की धुंधली होती रोशनी को देख रही थी। आर्यन उसके पीछे आया। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। सिया, मेरी तरफ देखो। आर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सिया ने उसके हाथ को हटा दिया और घूमकर उसकी आंखों में देखा। क्या वह सच कह रही थी आर्यन? क्या हमारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी? क्या 26 साल की उम्र वाली बात सच है? आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसका वही पुराना सख्त और रूढ़ स्वभाव बाहर आ गया। उसने सिया को बाहों से पकड़ा और दीवार से सटा दिया। हाँ, वह सच कह रही थी। वसीयत में वह शर्त थी। और हाँ, मैंने शुरुआत में सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए शादी का नाटक रचा था। सिया की आंखों में से एक आंसू निकल पड़ा। तो वरुण, माया और नताशा सब सही थे। मैं सिर्फ आपकी एक मोहरा थी। शुरुआत में। आर्यन दहाड़ा। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था। उसने सिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से कसकर थाम लिया। लेकिन आज, आज अगर कोई मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले तो मैं हंसकर दे दूंगा सिया। मुझे रायचंद एम्पायर्स की परवाह नहीं है। मैं उस वसीयत को आग लगा चुका हूँ। नताशा यहाँ बिजनेस के लिए आई थी, पर उसे नहीं पता कि आर्यन रायचंद अब बिजनेस नहीं करता, वह सिर्फ मोहब्बत करता है। उसने अपनी कसमसाती हुई आवाज में आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में छुपा कर रखता हूँ? वो सब सिर्फ एक नाटक है। सिया, तुम मेरी रूह बन चुकी हो। अगर ये शादी एक साजिश से शुरू हुई थी तो मैं उस साजिश को अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। सिया ने आर्यन की आंखों में देखा। वहां झूठ नहीं था, वहां सिर्फ एक पागल प्रेमी का जुनून था जो अपनी दुनिया को खोने से डर रहा था। उसका गुस्सा पिघल गया। आप बहुत रूड है आर्यन, बहुत मतलबी है। सिया ने रोते हुए उसके सीने पर अपनी मुट्ठियां मारी।
आर्यन ने उसकी मुठ्ठियों को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसने सिया को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। उसी रात आर्यन ने नताशा की पूरी विसात को पलटने का फैसला किया। उसने इंडिया में अपने वकीलों को फोन लगाया। रायचंद एम्पायर्स के मेरे हिस्से के 70% शेयर्स तुरंत सिया के नाम ट्रांसफर करो। कल सुबह तक नताशा और पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन कौन है। अगली सुबह जब सिया की आंखें खुली तो बिस्तर पर गुलाब के फूलों के साथ एक नया कानूनी दस्तावेज रखा था, जिस पर लिखा था मिसेस सिया आर्यन रायचंद 70% शेयर्स की मालकिन। तभी आर्यन कॉफी का मग लेकर अंदर आया। उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी और कातिलाना मुस्कान थी। अब बताओ मिसेस रायचंद, क्या अब भी आपको लगता है कि आपका पति आपसे बिजनेस कर रहा है? सिया मुस्कुरा दी और उसने बेड से उठकर सीधे आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी, जिससे थोड़ी सी कॉफी बेडशीट पर गिर गई। पर आज आर्यन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। कॉफी की वो खुशबू और बिस्तर पर बिखरे वो दस्तावेज इस बात का सबूत थे कि आर्यन रायचंद ने अपनी सल्तनत अपनी जिद के कदमों में डाल दी थी। सिया ने उसकी छाती पर अपना सिर टिकाया तो आर्यन ने उसे अपनी मजबूत बाहों में और कस लिया। पेरिस की सुबह की गुनगुनी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। तुमने सच में सब कुछ मेरे नाम कर दिया आर्यन? सिया ने कागजात को देखते हुए अचंभे से पूछा। आर्यन ने उसके गाल पर अपनी उंगलियों से सहलाया। मैंने कल रात ही कहा था ना सिया, दुनिया के लिए मैं बिजनेसमैन हूँ, पर तुम्हारे सामने मैं सिर्फ एक आशिक हूँ। नताशा को लगा कि वह वसीयत के पन्नों से हमारी मोहब्बत को तोड़ लेगी। अब जब इस साम्राज्य की मालकन तुम हो तो वसीयत की तो वो शर्तें अपने आप दम तोड़ देती है। उसने सिया को बिस्तर से अपनी बाहों में उठाया। अब इन कागजों को छोड़ो। आज हमारा पेरिस में आखिरी दिन है और मैं इसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कोई अतीत नहीं, कोई नताशा नहीं। दोपहर के वक्त आर्यन और सिया पेरिस के प्रसिद्ध पॉन्ट डेस आर्ट्स यानी लव लॉक ब्रिज पर खड़े थे। सीन नदी का पानी नीचे खामोशी से बह रहा था। आर्यन ने अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का ताला निकाला, जिस पर उनके नाम के पहले अक्षर ANS नक्शेदार अक्षरों में लिखे थे। सुना है यहाँ ताला लगाकर चाबी नदी में फेंक देने से मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सिया ने ताले को छूते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। आर्यन ने सिया के पीछे आकर उसकी कमर में हाथ डाला और ताले को ब्रिज की जाली में फंसा दिया। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं हर उस अंधविश्वास पर यकीन करने लगा हूँ जो तुम्हें मुझसे जोड़े रखे। दोनों ने मिलकर ताले को बंद किया। आर्यन ने चाबी उठाई और उसे हवा में उछालते हुए सीधे नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। अब इस ताले को खोलने की ताकत खुद वक्त के पास भी नहीं है। मिसेस रायचंद, आर्यन ने झुककर सिया के माथे को चूमा। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पल की पावनता को अपने भीतर समेटते हुए उसी शाम जब वे होटल वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, होटल के लाउंज में नताशा अपने वकीलों के साथ खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आर्यन, तुमने ये क्या पागलपन किया है?
तुमने अपनी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स इस अनाथ लड़की को दे दिए। तुम कानूनी रूप से बर्बाद हो चुके हो। नताशा चिल्लाई। आर्यन रुको। उसने अपना ब्लैक चश्मा थोड़ा नीचे किया और नताशा की तरफ अपनी वही पुरानी जानलेवा रूठ निगाहों से देखा। बर्बाद मैं तब होता नताशा, जब तुम जैसी औरत मेरे साम्राज्य पर कब्जा करती। अब इस कंपनी की हर एक ईंट की मालकिन सिया है। अगर तुम्हें कोई लीगल बात करनी है तो मेरी पत्नी के वकीलों से अपॉइंटमेंट लो। एंड बाय द वे, गेट आउट ऑफ माई साइट बिफोर आई लूज माई टेम्पर। आर्यन के इस तेवर के सामने नताशा की एक न चली। वह पैर पटकती हुई वहां से हमेशा के लिए चली गई। उसका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। रात की फ्लाइट से आर्यन और सिया भारत वापस लौट रहे थे। फर्स्ट क्लास केबिन के सन्नाटे में सिया आर्यन के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। आर्यन ने बहुत प्यार से उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया और उसके सोए हुए मासूम चेहरे को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सफर एक जबरदस्ती के रिश्ते और शर्तों से शुरू हुआ था, वे आज इस कदर मुकम्मल हो जाएगा। रायचंद हवेली अब उनका इंतजार कर रही थी, जहां अब सिर्फ खुशियों की गूंज होने वाली थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे जैसे ही खुले, भारत की मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू ने आर्यन और सिया का स्वागत किया। पेरिस की वो ठंडी रातें और अतीत के वो सारे सिकवे अब बहुत पीछे छूट चुके थे। आज रायचंद हवेली रोशनी से इस तरह जगमगा रही थी मानो कोई त्योहार हो। हवेली के मुख्य द्वार पर जानकी माँ और गायत्री देवी आरती का थाल लिए खड़ी थी। फूलों की पंखुड़ियों से पूरा रास्ता सजाया गया था। सिया ने जैसे ही कार से उतरकर हवेली की चौखट पर कदम रखा, गायत्री देवी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रख दिया। पेरिस से हमारा बेटा सिर्फ अपनी पत्नी को वापस नहीं लाया है, बल्कि इस घर की रौनक को वापस लाया है। गायत्री देवी की आवाज में आज वो पुरानी कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक माँ की ममता थी। सिया ने मुस्कुराकर लाल सिंदूर से भरे थाल में अपने पैर रखे और हवेली के फर्श पर उसके सुंदर पैरों के निशान छपते चले गए। आर्यन उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लगातार सिया का पीछा कर रही थी। उसका वही पुराना पजेसिव अंदाज, पर अब उसमें नफरत की जगह बेपनाह मोहब्बत घुली हुई थी। जैसे ही रस्में खत्म हुई, आर्यन ने बिना किसी की परवाह किए सिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। आर्यन रुकिए, माँ और बाकी सब नीचे है, क्या सोचेंगे वो? सिया ने शर्माते हुए धीरे से कहा। इस हवेली में सब जानते हैं कि आर्यन रायचंद को अपनी पत्नी से दूर रखना नामुमकिन है। आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। कमरे के अंदर आते ही सिया हैरान रह गई। पेरिस जाने से पहले जो कमरा बिल्कुल कॉरपोरेट और फॉर्मल लुक में था, आज वह पूरी तरह बदल चुका था। कमरे की दीवारों पर उन दोनों की पेरिस की खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई थी। लवलॉक ब्रिज पर ताला लगाते हुए, सीन नदी के किनारे हंसते हुए और एफिल टावर के सामने एक दूसरे के बाहों में खोए हुए। ये सब कब किया आपने? सिया ने अपनी उंगलियों से उन तस्वीरों को छूते हुए पूछा। जब तुम फ्लाइट में सो रही थी, तब मैंने यहाँ अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। आर्यन ने पीछे से आकर सिया को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और अपनी ठोडी सिया के मखमली कंधे पर टिका दिया। मैं चाहता हूँ कि इस कमरे की हर एक दीवार तुम्हें याद दिलाए कि तुम इस दिल की इकलौती रानी हो। सिया ने घूमकर आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी। आप बहुत बदल गए हैं मिस्टर रायचंद। कहाँ वो खड़ूस रूड बिजनेसमैन
जो सिर्फ हुक्म चलाना जानता था, और कहाँ ये रोमांटिक आशिक। बदला नहीं हूँ सिया, बस इस पत्थर को तराशने वाली मूर्तिकार बेहतरीन मिल गई है। आर्यन ने झुककर सिया के नाक पर एक छोटा सा किस किया। शाम के वक्त पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी थी। गगन, सिया का भाई, भी अब पूरी तरह ठीक था और आर्यन के बिजनेस स्कूल में एडमिशन की तैयारी कर रहा था। माहौल में सिर्फ हंसी मजाक की गूंज थी। तभी जानकी जी ने सिया की तरफ देखा, जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कमजोर लग रही थी और आज उसने डिनर को छुआ तक नहीं था। क्या हुआ सिया बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पेरिस से आने के बाद से तुम कुछ खोई खोई सी हो। जानकी माँ ने फिक्र से पूछा। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगा और वह सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। आर्यन एक सेकंड में अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास पहुंचा। सिया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज में एक पल में वही पुराना खौफ लौट आया, उसे खो देने का खौफ। फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। कुछ देर की जांच के बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर रायचंद, बल्कि ये तो पूरे परिवार के लिए जश्न का वक्त है। डॉक्टर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। मिसेस सिया रायचंद माँ बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन बिल्कुल सुन खड़ा था। उसने अपनी जिंदगी में करोड़ों के मुनाफे कमाए थे, पर आज जो दौलत उसे मिलने वाली थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह धीरे से सिया के पास बेड पर बैठा, जिसने अपनी आंखें खोल ली थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन ने बिना कुछ बोले सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उस पर अपने होठ रख दिए। उसका पूरा शरीर भावनाओं के वेग से कांप रहा था। थैंक यू सिया, मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाने के लिए। क्या रायचंद खानदान का ये आने वाला वारिस इस बेइंतहा इसकी दास्तान को एक मुकम्मल अंजाम देगा? ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।